मेरे प्यारे बच्चों, आप क्लास 11th की NCERT की इतिहास की पहले चैप्टर को जानेंगे, जिसका नाम है प्रारंभिक समाज। इसमें देखिए लिखा है, एक प्रारंभिक समाज समय की शुरुआत से लेखन कला और शहरी जीवन, यानी समय की जब शुरुआत हुई उस समय से लेकर लेखन कला और शहरी जीवन का किस तरह से विकास हुआ, प्रादुर्भाव हुआ और विकास हुआ, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला चैप्टर आता है प्रारंभिक समाज। प्रारंभिक समाज के बारे में जानिए। देखिए इसमें लिखा है प्रारंभिक समाज। प्रारंभिक समाज में है कि इस अनुभाग में हम प्रारंभिक समाजों से संबंधित दो विषयों के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो विषय होगा वह पहला विषय सुदूर अतीत में, यानी बहुत पहले, लाखों साल पहले मानव अस्तित्व की शुरुआत के बारे में है। जब मानव के अस्तित्व की शुरुआत हुई थी उसके बारे में है। और यह पहला विषय में हम ये मानव अस्तित्व की शुरुआत के बारे में जानकारी है। और उसमें आप यह भी पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम अफ्रीका में मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। आपको ये पता होगा कि अगर पृथ्वी पर मानव का अगर प्रादुर्भाव सबसे पहले हुआ है, यानी मानव का अगर जन्म हुआ है, तो सबसे पहले कहाँ हुआ? अफ्रीका में हुआ है। तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि अफ्रीका में ही मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। और पूरा तत्व विज्ञानियों ने इतिहास के इन प्रारंभिक चरणों के बारे में, जो कि इतिहास के जो प्रारंभिक चरण थे उसके बारे में, जैसे कि हड्डियों और पत्थर के औजार जो बनाए गए थे उसके अवशेष की सहायता से कैसे अध्ययन किए, उनको कैसे पता लगाया, कैसे जाना। जो पृथ्वी पर यथार्थ मानव का प्रादुर्भाव सबसे पहले यदि हुआ है, मानव का अस्तित्व सबसे पहले अगर पृथ्वी पर कहीं आया है तो सबसे पहले अफ्रीका में। तो वो कैसे जान पाए इन चीज़ों को, इतिहास के इन प्रारंभिक चरणों के बारे में वो जाना कैसे? वो हड्डियों और पत्थर के औजारों के अवशेष जो थे उसकी सहायता से कैसे अध्ययन किया, कैसे पता लगाया। देखिए इसमें लिखा है कि पुरातत्व विज्ञानियों ने आरंभिक मानव के जीवन के बारे में पुनर्निर्माण करने के प्रयत्न किए हैं। पुरातत्व जो विज्ञान है, जो आर्कियोलॉजिकल साइंस है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने आरंभिक मानव, यानी जो शुरू के मानव थे, उस मानव के जीवन के बारे में पुनर्निर्माण करने के प्रयत्न किए हैं। उन्होंने यह जानने की कोशिश की है कि वे कैसे घरों में रहते थे, वे पेड़ पौधों से उत्पन्न, वो जानने की कोशिश किया घर में कैसे रहते थे। वे पेड़ पौधों से उत्पन्न कंदमूल एवं बीजों को इकट्ठा करके और जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण कैसे किया करते थे, और वे किन तरीक़ों से अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त करते थे। आप यह भी इसमें पढ़ेंगे कि आदमी द्वारा आग और भाषा का प्रयोग कब और कैसे शुरू हुआ। और अंत में आप यह देखेंगे कि आज की दुनिया में भी जो लोग शिकार और पेड़ पौधे से प्राप्त खाद्य सामग्रियों से अपना भरण पोषण करते हैं, क्या उनके जीवन का अध्ययन करने से अतीत के बारे में जानकारी मिल सकती है? बिल्कुल। देखिए मानव, ये सबसे पहली बात आई कि पुरातत्व विज्ञान जो आरंभिक मानव का जीवन है उसके बारे में जानने का प्रयास किया है, पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया है। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि वो कैसे घरों में रहते थे, वे जो है क्या खाते थे, पेड़ पौधे से जो उत्पन्न कंदमूल थे, बीज इकट्ठा वगैरह कैसे करते थे, जानवरों का शिकार कैसे करते थे, अपना भरण पोषण कैसे करते थे, वे किन तरीक़ों से अपने भाव, यानी क्या तरीक़ा था जिस तरीके से अपने भाव, अपने विचार को अभिव्यक्त कर पाते थे, है ना। और आदमी द्वारा आग और भाषा का प्रयोग कब और कैसे शुरू हुआ, और ये सब के बारे में। और अंत में आप यह भी इसमें देखेंगे कि आज की दुनिया जो है, यानी आज के जो मानव है, वो लोग शिकार, पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य सामग्रियों से अपना भरण पोषण करते हैं। तो ये सब आज के मानव के जीवन में भी ये संबंधित है, ये जुड़ा हुआ है। आज भी मानव शिकार करता है, कोई नई बात नहीं है। आज भी जो है तरीका भले ही बदल गया हो, तरीका बदल गया है, क्योंकि पहले जो थे लोग
जानवरों के शिकार के लिए उस पर पत्थरों के बड़े औजारों से हमला होता था, वो उसके पीछे दौड़ते थे, भागते थे। सामूहिक शिकार इस तरीके से हम मान सकते हैं कि सामूहिक शिकार करने का एक प्रचलन होगा। और आज भी शिकार हो रहे हैं। आज उसके जगह पे आप देख रहे हैं विस्फोटक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, विस्फोटक पदार्थ का उपयोग होता है। और उसके अलावा जो अभी भी आज की जो जनजातीय समाज वगैरह है वो जानवरों का शिकार आज भी कर रहे हैं। और पेड़ पौधे से प्राप्त तो सामग्री, खाद्य सामग्री वगैरह को इकट्ठा करते हैं, तो आज भी हो रहा है। आज भी मानव जीवन से यह संबंधित है, जुड़ा हुआ है। दूसरा विषय, ये पहले विषय में हमने इसके बारे में जानेंगे, किसके बारे में, यानी मानव के आरंभिक यानी प्रारंभिक जीवन के बारे में जानेंगे, आरंभिक जीवन के बारे में। दूसरे जो विषय है उसमें कुछ प्रारंभिक नगरों जैसे कि मेसोपोटामिया, प्रारंभिक नगर थे जैसे मेसोपोटामिया जो कि वर्तमान समय में इराक में है, कि इसके कुछ शहरों के बारे में चर्चा की गई है। इन नगरों का विकास मंदिरों के आसपास हुआ था और ये नगर सुदूर व्यापार के केंद्र थे। पुरातात्विक साक्ष्यों यानी पुरानी बस्तियों के अवशेषों और बहुतायात से पाई जाने वाली लिखित सामग्रियों के आधार पर उस समय के भिन्न भिन्न लोगों जैसे शिल्पियों, लिपिकों, जो कलाकार थे वो, श्रमिकों, पुरोहितों, राजा रानियों आदि के जीवन के पुनर्निर्माण का प्रयत्न किया गया है। और आप यह भी देखेंगे इस चैप्टर में, दूसरे विषय में, कि इनमें से शहरों तथा कस्बों में पशुचारक समुदाय के लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते थे। एक विचारणीय प्रश्न यह भी है कि यदि लेखन कला का विकास नहीं हुआ होता, यानी लिखने वाली जो कला है इसका विकास अगर नहीं हुआ होता, तो इन शहरों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कैसे संभव हो पाती। ये भी प्रश्न है जो विचारणीय है, इस पर विचार कीजिए। और आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि लाखों वर्षों तक जंगलों और गुफाओं में जो गुफा वगैरह थे, उस गुफा में लाखों वर्षों तक जंगलों, गुफाओं अथवा कामचलाऊ घर होते थे, कामचलाऊ घर, आश्रयों तथा शिला आश्रयों में रहने वाले इंसानों ने आगे चलकर गांवों और शहरों में रहना कैसे प्रारंभ कर दिया। भैया ये शुरू में लाखों वर्ष पहले तक तो ये जंगल में रहते थे, इनका जंगली घर होता था, गुफाएं इसके घर होते थे, कामचलाऊ घर वगैरह हुआ करते थे। तो उसमें शिला आश्रयों अर्थात पत्थरों के बने घर होते थे, उसमें रहने वाले ये इंसान आगे चलकर गांव में कैसे रहने लग गए, शहर में कैसे रहने लग गए। और यह एक लंबी कहानी है, ये इतनी आसानी नहीं है कि इतना जल्दी, बहुत छोटी सी कहानी हम समझ जाएंगे। एक लंबी कहानी है और ऐसी घटनाओं से जुड़ी है जो सर्वप्रथम की स्थापना से कम 5000 वर्ष पहले घटित हुई थी। जो सबसे पहले जो नगर आए थे, जो सबसे पहले जो नगर थे, उस नगर की स्थापना से 5000 साल पहले ये घटित हुई थी। अब देखिए यहाँ पर एक बात आती है कि अत्यंत दूरगामी प्रभाव डालने वाले जो परिवर्तन थे उसमें से एक था धीरे धीरे खानाबदोश ज़िंदगी को, जो पशु जो कि खानाबदोश ज़िंदगी थी, यानी शिकारियों वाला जीवन, शिकार करके पशुओं का शिकार करके, है ना, बीज इकट्ठा, पशुओं का शिकार करके के भोजन इकट्ठा करना, या पेड़ पौधे या कंदमूल वगैरह खाना, ये पेड़ पौधे से बीज इकट्ठा करना, कंदमूल का फल खाना, ये सब को छोड़ करके और खेती के लिए एक स्थान पर बस जाना, जो लगभग 10,000 साल पहले शुरू हो गया था। 10,000 साल पहले शुरू हो गया था कि भैया हमें अब खेती करना है, खेती से ये बीज से ही खेती अनाज उपजेंगे, इसको हमको खाना है। और फिर इस तरीके से अस्थायी जीवन की शुरुआत होने लग गई, लोग अस्थायी घरों में रहना प्रारंभ कर दिए। और ऐसा लगभग 10,000 साल पहले हुआ था। जैसा कि आप आगे विषय 1 में देखेंगे, एक विषय है, इसमें देखेंगे कि खेती अपनाने से पहले लोग अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों की उपज इकट्ठी किया करते थे, यानी पेड़ पौधों की जो उपज होती थी उसको इकट्ठी करते थे। और धीरे धीरे उन्होंने भिन्न भिन्न पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जैसे वे कहाँ उगते हैं, वे किस मौसम में फलते हैं, आदि आदि, कैसे उगते हैं, कहाँ पर उगते हैं, किस मिट्टी में उगते हैं, कौन से मौसम में फलते हैं, ये सब। और इस जानकारी के आधार पर उन्होंने पौधे उगाना सीख लिया
पश्चिमी एशिया में गेहूं और जौ, मटर और कई तरह की दालों की फसलें उगाई जाती थी। पश्चिम एशिया में पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में ज्वार, बाजरा और धान की फसलें आसानी से उगाई जा सकती थी। ज्वार बाजरा अफ्रीका में भी पैदा किया जाता था, क्योंकि अफ्रीका की अधिकांश भूमि मरुस्थल है, मरुभूमि है। उन्हीं दिनों लोगों ने भेड़, बकरी, ढोर, सूअर और गधा जैसे जानवरों को भी पालतू बनाना शुरू किया। भेड़, बकरी और गधा जैसे जानवरों को भी उन्होंने पालतू बनाया और उनको पालतू बनाना सीखा। तब पौधों से निकलने वाले जो रेशे थे, जैसे रुई तथा पटसन, और पशुओं पर उगने वाले जो रेशे थे, जैसे ऊन आदि से कपड़े बुने जाने लगे। कुछ समय बाद, आज से लगभग 5000 साल पहले, घोड़ों और गधों जैसे पालतू जानवरों को हलों तथा गाड़ियों में जोता जाने लगा था। आज से 5000 साल पहले घोड़ों और गधों जैसे जो पालतू जानवर थे, उनको भी हलों और गाड़ियों में जोता जाने लगा था। इन घटनाक्रमों के फलस्वरूप और भी अनेक परिवर्तन हुए। जब लोग फसल उगाने लगे तो उन्हें एक ही स्थान पर तब तक रहना पड़ता था जब तक कि उनकी उगाई हुई फसल पक नहीं जाती थी, यानी जब तक पक न जाए, और इसलिए एक स्थान पर बसकर रहना आम बात हो गई थी। और इसके फलस्वरूप लोग अपने आप रहने के लिए अधिक अस्थायी घर बनाने लग गए थे कि भैया अब इसका संरक्षण करना है, तो संरक्षण के लिए तो हमें अस्थायी घर की आवश्यकता है, तो इसलिए अस्थायी घर बनने लग गए। इसी बीच कुछ जन समुदायों ने मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख लिया। अनाज और अन्य उपज इकट्ठी करने के लिए और नए उगाए गए अनाजों से तरह तरह के भोजन बनाने के लिए इन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। वस्तुतः खाद्य पदार्थों को अधिक स्वादिष्ट और सुपाच्य बनाने के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। ये पचेगा कैसे, स्वादिष्ट कैसे बनेगा, ये सब। अब देखिए, साथ ही पत्थर के औजार ही बनाने के तरीक़ों में बदलाव आया। हालांकि औजार बनाने के जो पहले वाले तरीके थे वे भी चालू रहे, और कुछ औजारों तथा उपकरणों को घिसाई की विशद प्रक्रिया, जो कुछ विशेष प्रकार की प्रक्रिया थी, उसके जरिए उसको चिकना बनाया गया, पॉलिशदार बनाया गया, है ना। और अनेक बहुत सारे ऐसे उपकरण बनाए गए, बहुत सारे ऐसे, जैसे कि अनाज की पिसाई करना है, उसकी सफाई करना है, तो उसके लोग ओखली बनाई गई, मूसल बनाए गए, उसको पत्थर की कुल्हाड़ी बनाई गई, कशिया फावड़ा बना, जिससे जुताई की भूमि जो है उससे जंगल वगैरह वहाँ से साफ किया जा सके। और बीज बोने के लिए खुदाई की जाती थी कि भैया बीज बोना है, तो बीज बोने के लिए तो खुदाई करेगा, तब तो बीज बोएगा ना, ये सब। और कुछ इलाकों में लोग तांबा और टीन यानी रांगा जैसी धातुओं के उपयोग करना, धातु खनिज जो था उसका उपयोग कैसे करना है उसको भी सीख गए थे। कभी कभी तांबे के खनिजों को इकट्ठा करके उनसे खास, जैसे नीले हरे रंग की वजह से उनका इस्तेमाल किया जाता था, और इससे आगे चलकर धातुओं से गहने वगैरह, औजार, ये सब बनाने का भी रास्ता खुल गया। बहुत दूरस्थ स्थान पर, यानी दूर वाले स्थान, जैसे समुद्र से उत्पन्न होने वाली जो कुछ अन्य प्रकार की चीज़ें थी, उसके बारे में भी जानकारी बढ़ती जा रही थी। ये चीज़ें थी लकड़ी, पत्थर, हीरे जवाहरात, धातुएं, सीपियाँ और ऑब्सिडियन, जो कि एक प्रकार का लावा होता था, जो ज्वालामुखी का पक्का जो जमा हुआ लावा होता था ना, वो उसे ऑब्सिडियन बोलते थे। स्पष्टतः ये बात क्लियर हो गई कि लोग इन चीज़ों को और इनके बारे में अपनी जानकारी एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। जानकारी तो होती रहती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते आते रहते थे, और उनका प्रसार करते रहते थे, प्रचार प्रसार भी होते रहता है। इस प्रकार व्यापार में भी वृद्धि हुई, गाँवों और कस्बों का विकास होता गया और लोगों का आवागमन बढ़ता गया। लोग एक जगह से दूसरे जगह आने जाने लगे, जिसके फलस्वरूप पुराने छोटे छोटे जन समुदाय थे उसके स्थान पर छोटे छोटे राज्य विकसित हो गए। यद्यपि ये परिवर्तन बहुत धीमी गति से हुए और इस प्रक्रिया में कई हजार वर्ष लग गए, लेकिन जब शहर स्थापित हो गया तो उनका विकास भी होने लगा
और जब विकास होने लगा ना तो इन परिवर्तनों की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई। इसके अलावा इन परिवर्तनों के दूरगामी परिणाम भी निकले। कुछ विद्वानों ने तो इसे क्रांति कहकर पुकारा है, इसे क्रांति, रिवॉल्यूशन, क्योंकि लोगों के जीवन में संभवतः इतना अधिक जो परिवर्तन आया था ना, उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया था कि इतना ऐसे परिवर्तन कैसे आ गए, इसे पहचानना बहुत मुश्किल हो गया। जब आप आरंभिक इतिहास में इन दो विपरीत विषयों का अन्वेषण करेंगे, खोज करेंगे ना, तो इन निरंतरताओं और परिवर्तनों का अवश्य अवलोकन करना चाहिए आपको। अब देखिए, यहाँ पे यह भी याद रखना है कि हमने प्रारंभिक समाज में से कुछ को ही उदाहरण के तौर पर विस्तृत अध्ययन के लिए चुना है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के प्रारंभिक समाज थे, जैसे कि आप किसान समुदाय को ले लीजिए, पशुचारक यानी जो ग्वाले लोग थे वो शिकारी संग्राहक थे, समुदाय थे, नगरवासी लोग थे, ये सभी लोग थे। इनके बारे में भी प्रारंभिक समाज में कुछ उदाहरण है, बहुत सारे हैं, इनके बारे में चर्चा करनी थी, लेकिन अभी हमने इनके बारे में कोई खास चर्चा नहीं। अभी हम प्रारंभिक समाज के कुछ ही चीज़ों के उदाहरण को हमने लिया है और इसी पर विस्तृत अध्ययन के लिए इसको चुना है। अब देखिए, यहाँ पर एक कालकर चुना है। अब हम फिर आगे जो भी होगा फिर उसके बारे में हम फिर अध्ययन करेंगे और जो विषय है उस पर हम फिर फोकस डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।